जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेहमान जो खास हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करने के साथ साथ एक ऐसे समाज से बिलोंग करते हैं जिसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था हो या फिर देश के अंदर कोई मेहनत का काम हो, यानी मेहनत कश कम्युनिटी जिसको कहा जा सकता है, उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। संतोष साहनी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संतोष साहनी जी, आपकी जो कम्युनिटी है उसी पर सबसे पहले बात होगी कि आखिर एक ऐसी छोटी कम्युनिटी से जिसको लोग कहीं निषाद कहते हैं, तो कहीं मल्लाह कहते हैं, तो कहीं किसी और नाम से पुकारा जाता है, मांझी भी कहते हैं, नाविक भी कहते हैं। तो ऐसी मल्लाह, नाविक, मांझी और निषाद, आप साहनी हैं, आपका सरनेम साहनी भी कहते हैं। तो ऐसी कम्युनिटी से आप राजनीति में उभर करके आए, समाज को एक राजनेता मिला, एक नाम बड़ा चर्चित है, आप ही के नेता हैं मुकेश साहनी जी। बिल्कुल। तो क्या मुकेश साहनी जी से इंस्पायर होकर राजनीति में आए हैं या उससे पहले से ही आपके मन में कहीं ना कहीं कोई राजनीति को लेकर उठापटक चलती रहती थी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल किया है आपने। एक्चुअली क्या है कि जब आदमी के अंदर कुछ अच्छा करने का या सोसाइटी को कुछ डिलीवर करने की बात होती है तो कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई माध्यम बन जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स कहूँगा कि कभी भी कोई इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों से नहीं किया कि कहाँ से इंस्पिरेशन हम लोगों को मिला इस कार्य के लिए। बिल्कुल। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं खुद सिविल की तैयारी करता था। अच्छा। मैं यूपीएससी की तैयारी करता था और पढ़ने के लिए हम लोग दिल्ली तो ऐसा तो नहीं कि यूपीएससी में नाकाम होने के बाद राजनीति की तरफ सफर शुरू कर दिया हो? देखिए, नाकाम तो हुए ही, खैर बात तो ठीक है, सक्सेस नहीं हुए तो कह सकते हैं, लेकिन वो नाकामी नहीं है। कहीं से अगर आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो ऐसा नहीं है, पढ़ाई लिखाई में नाकामी होती है तो फिर एक सफलता कामयाबी भी होती है। तो निश्चित बात ये आती है कि पढ़ाई लिखाई तो कहीं खराब नहीं जाती है जी। एक्चुअली क्या हुआ कि हम लोग अपने बिजनेस व्यापार में लगे जब मतलब यूपीएससी का अटेम्प्ट खत्म हुआ। 2008 लास्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था और 2012 का पीसीएस का एग्ज़ाम मैंने लास्ट दिया था, स्टेट एग्ज़ाम यूपी पीसीएस, जिसमें मेरा मुरादाबाद सेंटर था। अच्छा। वो पेपर यूपी से ही बिलोंग करते हैं? यस, मैं कौन से जिले से? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मऊ डिस्ट्रिक्ट का मेरा होम टाउन है जी। और वहीं के हम लोग निवासी हैं। तो 2012 के बाद जो है जब स्टेट एग्ज़ाम्स के भी हमारे पास ऑप्शन नहीं रहे तो हम लोगों ने अपना काम धाम स्टार्ट किया, बिजनेस व्यापार जो भी है। अब जिस फील्ड में रहता है आदमी उसी फील्ड से स्टार्ट करता है। देखिए, यहाँ पर लोगों के मन में एक सवाल उठेगा ज़रूर कि आपने जो काम स्टार्ट किया तो क्या अपने लोगों का काम स्टार्ट किया या फिर कोई और व्यवसाय चुना? क्योंकि आपके समाज के लोगों का जो व्यवसाय है या तो मछली पकड़ना, मत्स्य पालन हुआ, नाव चलाना हुआ, इस तरीके के जो काम है मेहनत मजदूरी के। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे घर में तालाब है जी और उसमें हम लोग मछली पालन भी करते हैं और एक बड़ा तालाब है तो उसको हम लोग जो खाने से बचता है उसको हम लोग सेल आउट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली उसमें हम लोग सब लोग इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, व्यवसाय के रूप में नहीं है। अपने पुरखों की, हाँ, एक तरह से समझिए कि वो पुरखों की और एक हम लोग को मछली खाना के हम लोग शौकीन है। तो अब कई बार ऐसा होता है कि बाजार में नहीं मिलता है, तो तालाब है तो कभी भी आसानी से आपके पास खेत है तो सब्जी आपने लगा रखी है तो जब भी आपको खाना है आप लेके आ सकते हैं। सेम वही चीज है। मतलब मछलियों की भी आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो अभी भी हमारे घर पे तालाब है, अभी भी है, मतलब एट प्रेजेंट भी है। बहुत अच्छा। तो हम लोग उसमें उस व्यवसाय से नहीं, हम चूंकि दिल्ली में रहते थे तो हम दिल्ली में भी अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट किए कि भाई अब तो कुछ करना ही होगा। बिल्कुल। इन बिटवीन जो है हम एक शादी में गए पहली बार फतेहपुर, हमारे एक दोस्त थे, शादी में हम गए फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वहाँ पड़ोसी जिला। हाँ, अपने मतलब वो लड़का मेरे साथ पढ़ता था और मैं गाँव गया, उसके देखा तो मैंने जाना कि फिर सोशल मीडिया से वो मेरा फ्रेंड बन गया था। फिर मेरे बहुत अच्छे मित्र बने, वो छोटे भाई बड़े भाई का संबंध हो गया हम लोगों का, भाई वो हमको मानने लगे। मैं वहाँ गया, देखा हमारी कम्युनिटी की कंडीशन बहुत। बता दीजिए क्योंकि वो सुनेंगे तो खुश होंगे। चंद्रमोहन निषाद नाम है उनका। चंद्रमोहन निषाद के समाज से। यस, आज के डेट में वो प्रधान हैं और अच्छे मतलब पद पे हैं जी। तो मैं उनके थ्रू उनके घर गया, देखा और
बिरादरी के लोगों की एक मीटिंग हुई। मैंने देखा कि हम लोग पूर्वांचल में, ये फतेहपुर कानपुर के बगल में पड़ता है, जी पूर्वांचल में जो मतलब सिचुएशन है और उस सिचुएशन से हमारे जो बिरादरी के लोग इस साइड के लोग हैं बहुत ही ख़राब कंडीशन में हैं। मतलब दयनीय स्थिति है। पन्नी डाल के रहना, और मतलब डिपेंडेंट हैं हर चीज़। मतलब अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम उन तक नहीं पहुंच रही है तो समझिए कि मैं बताता हूं आपको कि मतलब मैं वहां पर काम किया हूं, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकली हम लोग काम वहीं से स्टार्ट किए। जो राजनीतिक पहले सोशल वर्क किया, सोशल वर्क करने के बाद आपका पॉलिटिक्स में बदला। पॉलिटिक्स एक्चुअली क्या था कि हम लोगों ने एक संस्था बनाई, निषाद कोर कमेटी। अच्छा। तो एक हमारे बहुत अच्छे जानने वाले थे, मिस्टर सुरेश साहनी जी थे। तो इसमें क्या है, हम लोगों की जो एनसीसी बना, तो निषाद कोर कमेटी में जो पढ़े लिखे लोग थे, निषाद कमेटी शॉर्ट फॉर्म एनसीसी बनता है। यस, निषाद कोर कमेटी एनसीसी। तो हम लोग जो पढ़े लिखे लोग तो बचपन में एनसीसी ज्वाइन करके आए थे। हाँ, वैसा ही कुछ था। एनसीसी यस। तो उस संस्था ने जो है एक बहुत मतलब जितने निषाद कम्युनिटी के पढ़े लिखे लोग थे उन सब लोगों को इकट्ठा कर दिए वो लोग। और इकट्ठा होने के बाद मीटिंग हुई लखनऊ में कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल। तो हम भी उस टाइम पे खाली थे तो हम भी एक्टिव थे, काम तो इधर चल ही रहा था, अपना पढ़ाई लिखाई से फ्री थे। बिल्कुल। तो करते करते उन लोगों ने फिर जो है सब लोग मिलकर जो है, और निषाद कोर कमेटी का प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। तो संजोग देखिए कि उसमें मेरे को उन लोगों ने एनसीसी का प्रेसिडेंट चुन लिया। अच्छा, निर्विरोध ही आपको एनसीसी का? हाँ, वो मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर जो है, बहुत जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग थे उनको लगा कि ठीक है, संतोष जी हैं, फ्री हैं और डायनेमिक हैं, बिल्कुल, तो काम कर लेंगे, यूपी देखेंगे। फिर हम लोगों ने समाज को जोड़ना स्टार्ट किया। जोड़ते जोड़ते जो है फिर एक लिमिट होती है ना, सोशल वर्क की एक लिमिट होती है। उसी सोशल वर्क के सिलसिले में मैं फतेहपुर गया, बांदा गया, चित्रकूट गया, बॉम्बे तक गया अपने लोगों से मिलने के लिए। शौक था कि भाई समाज में क्या चल रहा है देखने का, वो था। पहली बार हम लोगों ने एजुकेशन से फ्री होकर समाज की तरफ बढ़े थे। समाज के लोगों में केवल रिश्तेदारों को हम लोग जानते थे, लेकिन जब हम लोग एनसीसी के थ्रू गए तो बहुत सारे लोग मिलने लगे। तो आपने इस एनसीसी को भी नेशनल कैडेट कोर की तरह ही चलाया है? बिल्कुल, नेशनल कैडेट कोर की तो मैं तरह नहीं चला, लेकिन ये एनसीसी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे, मतलब एक तरह से पढ़े लिखे यूथ जो है इससे कनेक्ट हो गए थे। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म था और उस प्लेटफॉर्म पे सब लोग एक्टिव हुए और सब लोग जुड़े और सब लोग अपना फीडबैक भी देने लगे। मतलब अपने प्रदेश से बाहर निकल के लोग, हाँ, विदेशों में भी लोग, विदेशों से भी लोग फीडबैक देते थे कि भाई आप लोग ऐसे करिए वैसे करिए। तो समाज में परिवर्तन, देखिए कोई सामाजिक संस्था तो कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ला नहीं सकता है। बिल्कुल। निश्चित रूप से आपको अगर आपको बड़ा चेंजेस लाना है कम्युनिटी में, कोई बड़ा परिवर्तन करना है, तो आपको किसी न किसी पॉलिटिकल विंग से जुड़ना पड़ेगा आपको। जी। तो हम लोग चलाते रहे, वो चलता रहा। उसी समय जो है भाई, अब क्या है कि हम लोग बहुजन हिताय की बात करते हैं। हमारी कम्युनिटी है, हम बहुजन कम्युनिटी, मतलब हम ओबीसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो हम हर उस कम्युनिटी की बात करते हैं जो मेरे जैसा है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि हम अपने पड़ोसी, हम अकेले तरक्की करें या हमारे घर में पुलाव बने और मेरा पड़ोसी भूखा सोए, ये हमारी कभी, हाँ, ये हमारी कभी सोच नहीं रही है। तो हम लोग जो है बहुजन कम्युनिटी की बात करने लगे। तो उस टाइम पर जो है ये देखा गया कि भाई कोई आदमी, जैसे बीएसपी नो डाउट बहुत अच्छा पॉलिटिक्स, बहुजन समाज, बसपा सुप्रीमो का ही बना था, चल रहा था, हाँ, उन्हीं का ये स्लोगन था, तो चल भी रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं बीएसपी में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन चल रही थी। जब हम लोग काम स्टार्ट किए थे, जब हम लोग आए थे उसी टाइम पे आप समझिए कि बीएसपी का डाउनफॉल एक तरह से स्टार्ट हो गया था। और कहीं 2012 के बाद की, हाँ, कहीं ना कहीं जो हम लोग कांसीराम को किताबों में पढ़ते थे बहुत पहले, जो हम लोगों के यहाँ हमारे खुद की विधानसभा से राजेंद्र जी विधायक हुए थे, और उस समय पहली बार मैं कांसीराम जी को देखा था। हमारे यहाँ अस्पताल वाली बाग में आए थे। मधुबन हमारी विधानसभा पड़ता है, मऊ जिले में 353 विधानसभा में आपकी वो आए थे वहाँ? आए थे, मैं पहली बार मिला उनसे, पहली बार देखा उनको। तो एक साधारण से बहुजन नेता को देखकर, माननीय कांशीराम जी को देखकर, हाँ, कैसा फील हुआ आपको? मतलब एक फर्क तो आया। मतलब अभी देखिए, मतलब मेरे को उनका नाम लेने से जो एक, हाँ, एकदम से चेंज आता है। मैं बेसिकली 2-3 लोगों से बड़ा पॉलिटिकली, देखिए पॉलिटिकल साइंस हम लोग का सब्जेक्ट रहा है जी, तो पॉलिटिकल साइंस पढ़े तो बहुत हैं, लेकिन
प्रभाव छोड़ के जाना, किसी से किसी की ज़िंदगी में मतलब क्या टर्न आता है, जी ऐसा इफेक्ट जो है, बहुत थिंकरों को तो हम लोग बहुत पढ़े, बहुत सारे राजनेताओं की बायोग्राफी भी पढ़े, बिल्कुल। लेकिन कोई चीज़ जो आपके सामने घटित होती रहती है, जैसे आपने पेरियार को पढ़ा, ठीक है, बिल्कुल। आपने मुसोलिनी को पढ़ा, मुसोलिनी को कार्ल पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा, आप दुनिया भर के अरस्तु वगैरह सबको, सारे थिंकरों को पढ़ लिए। ये लोग भी सोशलिस्ट और सामाजिक परिवर्तन के मुख्य धारा में के लोग रहे हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग आज भी इनकी चीज़ों से पढ़ के जो है अपने को बदलते हैं। लेकिन जो जैसे किताबों में पढ़ा वो एक अलग चीज़ था, वो एक थियरी थी, और जो हमारे सामने इंसिडेंट हो रहा था, प्रैक्टिकल चल रहा था, तो चीज़ें जो है कनेक्शन वहीं से बनना स्टार्ट हो गया था, कनेक्शन जो है बनने लगा था। कांसीराम जी आए, फिर जो है एक बड़ा परिवर्तन हुआ, सपा और बसपा का अलायंस होके गवर्नमेंट बन गया। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी पार्टियों को पहली बार देखा, मैंने देखा था वो, और बड़ी बड़ी पार्टियां जो थी, मतलब जिनको ये लगता था कि हमारा पूरा ये होल्ड है, ये कुछ नहीं हो सकता है। मैं देखा कि कितना बड़ा उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, मतलब देश की राजनीति का परिवर्तन, क्योंकि केंद्र। लेकिन संतोष जी, आपने जितने नाम गिनवाए, जिन पार्टियों का जिक्र किया है, सब उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमती है। ये पूरा जो आपका पॉलिटिकल लाइफ है, पॉलिटिकल जीवन है आपका, वो उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन आपने जो ज्वाइन की, फिर वो बिहार की एक पार्टी जो विकासशील उसका भी एक बड़ा कारण है जी। हम लोग इंस्पायर तो इन लोगों से हो रहे थे, हम लोग सीख तो रहे थे, लेकिन देखिए सवाल यही है कि एनसीसी से निकला हुआ संतोष साहनी जाकर वीआईपी में जुड़ता है बिहार जाकर। उसका रीज़न मैं बताता हूँ आपको। उसका रीज़न ये है कि जैसे जो सपा और बसपा का अलायंस हुआ जी, बहुत सुखद रहा, लेकिन उसके बाद जो घटनाएं हुई वो काफ़ी दुखद रही। अच्छा। और कहीं ना कहीं हमको, जैसे जो पढ़ा लिखा तबका था, बहुजन का जो पढ़ा लिखा तबका था, वो आज आपको महसूस होता होगा कि इन लोगों की थिंकिंग, आपको क्या लगता है, मैं इस आपके पॉडकास्ट में एकदम बिल्कुल क्लियर इस बात को बता रहा हूँ, मुझे कोई इस बात से गुरेज नहीं है कि मेरी बातें किसको हिट करेंगी और किसको बुरी लगेगी। बिल्कुल। अगर आज अखिलेश जी और बहन जी, मायावती बहन जी, अगर ये लोग अपनी अच्छी से जिम्मेदारी निभाते, तो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में मतलब पैदा हो गए हैं, इनकी उत्पत्ति ही नहीं होती। मतलब जैसे टैडपोल जो नवजात शिशु बन के खत्म हो जाते हैं। ऐसे नेता की तरफ जिसने ये कहा था कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का एक मिशन लेकर चला हूँ, राजनीति में नहीं आऊँगा, मिशन के रूप में कार्य करूँगा, लेकिन फिर उन्होंने राजनीतिक पार्टी बना ली और अब बसपा के खिलाफ ही वो खड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके पीछे भी कारण है, तथ्यों पर अगर हम बात करें तो कोई भी व्यक्ति, देखिए, अगर मैं ये कभी भी नहीं सोचा था, मुझे भी नहीं यकीन था कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा। लेकिन आपने कसम नहीं खाई थी? नहीं, कसम नहीं खाई थी, लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं सोशल वर्क करूं। बात कर रहा हूं, उन्होंने कसमें मैं समझ रहा हूं। देखिए, कसमें खाता है आदमी, जिनके लिए खाता है उन्हीं की वजह से कसमें तोड़ी भी जाती हैं जी। मैं आपको क्लियर बता दूं कि जिन लोगों के लिए आदमी कसम खाता है ना, उनके लिए ही कसम टूट जाती है। हम अपने लोगों को सुरक्षित करने की कसम खाते हैं, और जब वही, और ये भी चाहते हैं कि हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करेंगे जी। हम किसी भी तरह का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जब अगला आदमी मुझे नुकसान पहुंचाता रहता है, और जब अगला आदमी हमको, हमारे जीवन का खतरा बन जाता है, तो हमको ये लगता है कि हमने कसम खाई तो है, अब तोड़ देनी, लेकिन अब आगे उस कसम को निभाऊं तो ये मेरे लोग जो हैं वो जाएंगे, इनका जाना तय है। आपका कहना ये है कि अगर उत्पीड़न ज़्यादा बढ़ जाए, प्रताड़ना ज़्यादा होनी शुरू हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ता है। और सबसे कठिन होता है अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ जाना जी, सबसे कठिन होता है। और ऐसा नहीं है कि आप जिनका भी नाम ले रहे हैं, ही इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन। आप हिस्ट्री उठा कर देखिए, इतिहास में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। आप गांधी जी को उठा कर देखिए, कई बार उन्होंने अपने आंदोलन को बैक किया है, बिल्कुल पीछे हटे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करते करते जैसे बिहार चले गए, वहाँ पर आपकी
मुलाकात हुई अचानक से? नहीं, ऐसा था कि जब हम लोग वही देख रहे थे हम लोग कि कहीं स्पेस तो बच नहीं रहा है, उस टाइम पर हम लोगों की एक बात चल रही थी। जस्ट हम लोग अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे कि किसी भी तरीके से निषाद कम्युनिटी को आरक्षण मिले। तो आप निषाद कम्युनिटी के लिए आरक्षण मांग रहे थे जो 2 से 3% मेरे ख्याल से पूरे बिहार के अंदर है? नहीं, ये आपका डेटा गलत है। बिहार में जो जातिगत जनगणना हो गई है जी, जो जातिगत जनगणना मान्य नहीं हो रही ना अभी नहीं, जातियों का पता ही नहीं है, अंदाजे से कहा जा सकता है। नहीं, जो पिछली बिहार गवर्नमेंट ने अपने खर्चे पर जातिगत जनगणना करा ली है जी, उस जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो सारी हमारी पूरी जो जाति और उपजाति हैं सबको मिलाने के बाद हम 9 से 12% हैं। अच्छा, 9 से 12% हैं। हालांकि पिछली जो सरकार थी जातिगत जनगणना से पहले 2 से 3% मानती थी। देखिए, हमारे देश में अगर देखा जाए तो संवैधानिक तरीके से जातिगत जनगणना कभी हुआ ही नहीं है। तो आने वाली जनगणना से फिर आप क्या? अब आने वाली जो जनगणना है वो डेटा तो आए। अभी प्रैक्टिकली तो वो सवाल खड़ा कर दिया कि संवैधानिक तरीके से जनगणना हुई। आप बताइए ना, 1931 की जनगणना सेंसेक्स, वो भी जो है कास्ट सेंसेक्स नहीं है वो जी, जो अंग्रेजों के जमाने की जनगणना थी, उसी जनगणना को स्टैंडर्ड मान के जो है उसी में प्लस माइनस करके हमारी सरकार ने प्रस्तुत कर दिया है। सच में ये मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगा रहा हूँ। हो सकता है कि हमारी राजनीति या हमारे समाज की या हमारे देश की ऐसी हालत नहीं रही हो, या लोगों ने इस पर जो है गंभीरता से नहीं सोचा हो, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल सही है कि जातिगत जनगणना होगी तो रिजर्वेशन में बहुत ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा। मतलब 6 से 7% आप मानते हैं कि आपका समाज हमारा? देखिए, आज मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ भाई, बिहार में तो डेटा सरकार ने दिया है, बिल्कुल बिहार सरकार का डेटा है 9 से 12% का। उत्तर प्रदेश में मतलब हम लोगों की जो आबादी है वो कम से कम 18% की आबादी है जी। अगर आप इसमें बहुत काट छाट कर लेंगे, मेरा डेटा अगर करेक्ट भी अगर एकदम उसको लेके जाएंगे तो किसी भी तरीके से 14% से नीचे हम लोगों की आबादी, किसी भी तरीके से 14% से नीचे हम लोगों की आबादी, 15% 12% मान लेते हैं आप, फिर भी बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़ी। दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें ना तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमारी कम्युनिटी के साथ है कि किसी भी लोकसभा विधानसभा में हम जीरो नहीं है। हम 20-25 हजार की संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। मेरे मन में सवाल इसलिए आया, आपने कहा कि हमने अपने समुदाय के आरक्षण के लिए आवाज उठाई, तो बहुजन समाज के, पूरे बहुजन समाज के लिए क्यों नहीं आवाज उठाई? ओबीसी में और भी सारे नहीं, उसमें जो है देखिए 17 जातियां थी, अभी मैं उस पर ही आ रहा था। 17 जातियों के लिए आरक्षण के लिए, देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस शासनादेश 17 जातियों को रिजर्वेशन के लिए बहुत पहले स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी ने ये शासनादेश जारी किया था और ये केंद्र सरकार को आया था। केंद्र सरकार ने उसमें कुछ कमी निकालकर, उस समय यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, यूपीए 1 की मतलब कांग्रेस की गवर्नमेंट 2.0 की गवर्नमेंट, हाँ, तो उस समय जो है उन लोगों ने उसमें कुछ संशोधन के लिए दोबारा प्रदेश सरकार को वापस भेज दिया। बिल्कुल। और ये जो है फिर वो सरकार उनकी गिर गई। उसके बाद 2012 के इलेक्शन में जब माननीय अखिलेश जी आए थे तो इन्होंने भी जो है 17 जातियों के लिए वो रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया था। और मैं बताता हूँ आपको, अब आती है बात पॉलिटिक्स में एंट्रेंस। उस एक सवाल वो वहाँ छूटा है कि आपको मुकेश साहनी से व्यक्तिगत सवाल है, किसी ने मिलवाया था या आप खुद ही? नहीं, व्यक्तिगत, जब हम लोग एनसीसी बनाए थे तो उस ग्रुप में माननीय मुकेश जी भी जुड़े थे। अच्छा, उसी ग्रुप से? उसी ग्रुप में वो जुड़े थे और उस टाइम पर बॉलीवुड के सेट डिजाइनर थे। यस, उसी ग्रुप में वो जुड़े थे और उनके और भी कई सारे लोग थे जो उत्तर प्रदेश के लोग थे और बॉम्बे में रहते थे। हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो सेट डिजाइनिंग का काम, और वो उस समय फिल्म इंडस्ट्री के मतलब बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों के सेट डिजाइन कर रहे थे जी। और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी अच्छी जो हिट फिल्में थी उनमें वो काम कर रहे थे। इवन आपकी संजय लीला भंसाली की जो मूवी थी, क्या नाम है, देवदास में काम कर रहे थे। उस मूवी में उन्होंने बहुत मतलब क्रिएटिव जो उनका सेट था, बॉलीवुड में मुंबई में सेट डिजाइन करते करते फिर उन्हें समाज डिजाइन करने की सोच वहां से उनके मन में आ गई। जब सेट डिजाइन उनका भी मतलब आप, मैं बताता हूँ, अभी मैं अगर उनकी लाइफ की बात करूँ तो 2 मिनट में मैं बताता हूँ आपको। वो जिस उम्र में सन ऑफ मल्लाह मुकेश साहनी, पहली बात तो मैं बताता हूँ, मुकेश साहनी सन ऑफ मल्लाह हाँ नाम से जाना जाता है। उनको कैसे सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं लोग, ये भी मैं बताता हूँ आपको। मुकेश साहनी जी मात्र 12-14 साल की एज में
चले गए मुंबई। मुंबई चले गए। और वो भी मैं बताता हूँ, वो घर से निकले और ये अपने कारोबारी सिलसिले के लिए गए थे? नहीं, कुछ वो और घर से निकले जी। मतलब घर की स्थिति सही नहीं थी और मतलब गांव में रहते थे वो लोग। उनको ये था कि हमको अपने पैसा कमाना है, अच्छा। क्योंकि उनको ये मालूम था कि हमारे यहाँ कोई बहुत अच्छा स्कूल नहीं है, तो बाहर निकल के हम लोगों को कुछ करना है। बिल्कुल। तो 2-3 दोस्त ये लोग थे, ये लोग आए रेलवे स्टेशन पे, और रेलवे स्टेशन पर आने के बाद उनको ये था कि जो ट्रेन पहले दिल्ली की आएगी तो दिल्ली चलेंगे और बॉम्बे की आएगी तो बॉम्बे चलेंगे। हेड एंड टेल वाला सिस्टम। हाँ, हेड एंड टेल वाला सिस्टम था। और लक चांस ऐसा बना उनका, लक बाई चांस, जी। कि वो बॉम्बे वाली ट्रेन पहले आई और वो लोग चले गए बॉम्बे। बॉम्बे पहुंचने के बाद वो व्यक्ति 30 रुपये महीने पे काम करते हैं। बिल्कुल। 30 रुपये महीने में एक दुकान में काम करते थे। उसी से उसके बगल में एक कांच की दुकान थी जहाँ शीशे की कटिंग होती थी। अच्छा। और उसी समय मतलब सोचिए कि 30 रुपये महीने से 900 रुपये महीना हुआ उनका, सॉरी 900 रुपये महीने पे, 30 रुपये पर डे, 900 रुपये महीने जी, पे वो काम करते थे। उसके बाद जो उस समय ये देवदास मूवी जो है इसका सेट तैयार किया जा रहा था। तो जो लड़का कटिंग करता था दूसरी वाली बगल वाली दुकान पर, तो वो लड़का नहीं था और इनको काम आता था। तो इन लोगों को बोले कि भाई ठीक है, तुम चलो 2 घंटा काम करो, 500 रुपया ले लेना। अच्छा, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट देखिए, ये जब कुछ चेंज होना होता है तो ऐसे होता है। बदल जाता है। तो इनको लेके गए वो लोग और वहाँ देखे कि बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो ये 2-3 घंटा काम किया और इनको 500-700 रुपया मिल गया। तो ये बोले कि अरे यार, ये तो 2 घंटे में 700 रुपये, तो बड़ा अच्छा काम है। एक महीने में 900। हाँ, एक महीने में 900 और यहाँ 2 घंटे में 500, 600, 900 मिल रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ से उनका दिमाग चेंज हुआ और वो फिर जो है उस सेक्टर को जो धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट किए, बाकी काम छोड़ के, और वहाँ पकड़ना स्टार्ट किए। फिर पहले अकेले काम किए, फिर 2 लोगों को ले जाके काम कराने लगे। फिर धीरे धीरे मतलब इतना बड़ा इनका ग्रुप हो गया कि ये काम लेते थे। तो जो लोग वहाँ पर ये ले गए, तो वो क्या समाज के ही लोग थे या फिर कहीं से? नहीं, सारे लोग समाज के नहीं थे, कुछ उसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, मतलब जो भी इनके गांव, हाँ, बहुजन कम्युनिटी के जो इनके इर्द गिर्द रहते थे लोग। ज़्यादातर हस्तशिला में जो है, कास्ट में जितने भी हस्तशिला है, कास्ट है, तो उनमें ज़्यादातर बहुजन समाज के लोग हैं कार्यरत। जो गरीब है वो काम करता है। तो ये लोग को लेके गए धीरे धीरे। फिर वो जो है मतलब अपना काम ये टेंडर उठाने लगे और बड़ा बड़ा काम लेने लगे और लोगों से कराने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये बहुत मतलब इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर स्टार्ट हो गया जी। उस बिजनेस एम्पायर खड़ा होने के बाद एक छठ पूजा होती है। छठ पूजा में, ये बिहार में बहुत फेमस है। छठ पूजा में ये गाँव आते हैं। अच्छा। गांव आते हैं, काफ़ी टाइम बाद गांव आते हैं, तो फिर देखते हैं कि वहाँ की सिचुएशन अभी भी वैसे ही है। तब इनको झटका लगता है कि यार अपने लोग तो बदल गए। अब देखिए इनके अंदर का परिवर्तन। वहाँ से मुकेश जी ये सोचते हैं कि यार अपने लोग तो बदल गए, अब अपने, हाँ, हम लोग बदल गए, समाज में परिवर्तन तो आया ही नहीं जी। फिर उनके अंदर यह है कि समाज को कैसे बदला जाए। तो वो कुछ लोगों से मिले कि भाई सरकारी योजनाओं से इनको लाभ दिलवाया जाए। उस समय नीतीश जी से मिले, बाकी कई सारे लोगों से मिले। तो सब लोग इनको राजनीतिक इनका फ़ायदा लिए कि ठीक है इस इलेक्शन में ये हो जाएगा, उस इलेक्शन में हो जाएगा। ये भी इंतज़ार करते रहे। एक टाइम था कि मोदी जी के साथ जो है ये रैली किए। मोदी जी को उन्होंने कहा कि हम आपके समाज के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ले आ देंगे। अमित शाह और मोदी जी से बहुत अच्छा संबंध बना इनका जी। मोदी जी के साथ ये रैली किए। वो भी रैली कैसे किए, मोदी जी की अमित शाह की रैली के अगेंस्ट ये रैली की और उनसे बड़ी रैली की। फिर मोदी जी को इनको बुलाना पड़ा। उसके बाद इन लोगों को लगा कि नहीं, ये तो आदमी मतलब कुछ बड़ा कर देगा। मतलब बिहार से निकला हुआ एक मिरर, हाँ, 2014 में मिनिस्टर तक पहुंच जाते हैं। 2014 में इन्होंने गांधी मैदान में रैली की और ऐतिहासिक रैली, मतलब लाखों की भीड़। अब ये देखकर जो है सबके आंखें और सबके दिमाग खुले कि नहीं यार ये तो बंदा बड़ा है। फिर धीरे धीरे बिहार की पॉलिटिक्स में इनका इंट्रेंस होता है और ये फिर रिजर्वेशन की मांग बिहार से उठाते हैं 2014 में। वहाँ लाठी डंडा भी चल जाता है जी। अब उधर से वो बिहार में से रिजर्वेशन की मांग उठाते हैं और यूपी में हम लोग रिजर्वेशन के लिए चिल्लाते रहते हैं, मतलब हम लोग का पहले से था वो जी। तब हम लोगों ने देखा कि क्यों ना हम लोग सब लोग मिलकर जो है, मतलब दोनों का विजन एक था। कोई इंसिडेंट देखिए, हाँ, विजन एक था। यस, जब विजन मिला तो आप दोनों के हाथ भी मिले। हाँ, हम लोग फिर उनको मजबूत करने के लिए हम लोग फिर उनको मजबूत किए और फिर वो बिहार में मंत्री बनते हैं जी। और बिहार में मंत्री बनने के बाद
अभी भी मैं उनकी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। विभाग भी मत्स्य विभाग मिलता है। मत्स्य विभाग, मत्स्य एवं पशुपालन विभाग मिला, लेकिन अभी भी मैं उनकी पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। हाँ, मेंटेलिटी सेम है कि चलो ठीक है भाई, ये कर रहे हैं तो वो अच्छा कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ बिहार में इनको सीमित नहीं रखना चाहिए। अब ये एक कैबिनेट मंत्री बन गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारे समाज के लिए रिजर्वेशन की बात करने वाले लोग ही नहीं थे। बिल्कुल। आप एक सेकंड, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ। और यहाँ आप पानी पीजिए। मैं दर्शकों को ये बता दूं, मत्स्य और पशुपालन विभाग जब इनको मिला तो तब तो ये एनडीए के साथ थे। हाँ। लेकिन एक ऐसी घटना भी घटी कि एनडीए से अलग भी होना पड़ा, फिर दोबारा से जाकर एनडीए में जा मिले। उस घटना तो को आना जाना जो लगा रहा, ये भी कहीं सवाल उस घटना में हुआ ये था कि देखिए, हम बिहार में एनडीए के साथ थे, हमारे 4 विधायक थे और माननीय मंत्री जी, कैबिनेट मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी मंत्री थे। तब तक इनको मुकेश जी को सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जो है समाज हमारा स्वीकार कर लिया था, और इनको हमारे जैसे लोग ने ही सन ऑफ मल्लाह कहना शुरू कर दिया। हाँ, उपाधि एक मिल गई इनको सन ऑफ मल्लाह की। कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, पशुपालन और मत्स्य विभाग इनको मिलता है। बिल्कुल। चुनाव में नाटकीय तरीके से थोड़ा सा एक परिवर्तन होता है। तेजस्वी यादव के साथ ये चुनाव लड़ना चाहते थे जी। तेजस्वी यादव जी लास्ट मोमेंट पर कुछ ऐसी मतलब स्ट्रांग बॉन्डिंग नहीं हो पाई थी, तो सीटों के बंटवारे को लेकर जो है एक मिसकम्युनिकेशन कह लीजिए या मिस्टेक कह लीजिए, इस वजह से जो है इनका और तेजस्वी जी का जो अलायंस था उस समय टूट गया जी। तो टूट गया तो ये फिर बीजेपी को पता चला, तो बीजेपी ने फिर इनको अपने साथ लिया, 11 सीट दिया इनको और एक जो है एमएलसी का पद दिया। माननीय मंत्री जी को एमएलसी बनाया गया और तुरंत जो है ये सरकार बनी। 4 विधायक उसमें हमारे जीत 4 सीटें आपकी, 4 सीटें आई और हमारे मंत्री जी जो है कैबिनेट मंत्री बने। और जब ये बिहार में कैबिनेट मंत्री बने तभी भी इन्होंने कहा कि भाई देखिए, अब हम आपके साथ हैं, अब रिजर्वेशन की बात पर जो है आप लोग आइए, चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा कि रिजर्वेशन की बात पर ये लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं और इनका मेन मुद्दा वही था। धीरे धीरे मतलब ये चीज़ें 2020 तो मतलब ये कह लीजिए कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को ये लगने लगा था कि इन्होंने सिर्फ सरकार की जोड़ तोड़ के लिए ही हमें साथ लिया। हाँ, बिल्कुल। समाज का फायदा नहीं हो रहा था। समाज का फायदा नहीं हो रहा था। इसी बीच में हम लोग उत्तर प्रदेश से कुछ लोग जाकर और मंत्री जी से मिलते हैं जी। और उनको उत्तर प्रदेश में आने के लिए निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। और 2020 का बिहार का चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा में ये 2 जुलाई को हमारी पार्टी 2020 जुलाई को आ जाती है। लेकिन सहनी जी, बिहार तक की राजनीति तो सही है कि वहाँ पे आपके समाज के लिए मुकेश सहनी लड़ रहे थे, एक पार्टी बनाई, एनडीए का साथ लिया, फिर साथ छूटा। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर तो समाज के और लोग हैं, संजय निषाद हैं, ओम प्रकाश राजभर हैं, हालांकि वो तो ओबीसी से आते हैं। हाँ, ओम प्रकाश राजभर जी, संजय निषाद तो आप ही, हाँ, हमारी कम्युनिटी के हैं। दरअसल क्या है, अब मैं वही बता रहा था कि बहुत सारे समाज के लोग गए और बिहार से मंत्री जी को यहाँ लेके आए और उसमें बहुत संजय जी के साथ काम करने वाले लोग भी थे जी। हम लोग गए, उनको लेके आए। उनको ले आने का कारण ये था कि सबको ये पता चल चुका था कि डॉक्टर संजय निषाद से कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद, समाज ही संजय निषाद जी से खफा है कहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या है, संजय निषाद जी के साथ एक प्रॉब्लम है। संजय निषाद जी सामने कुछ और बोलते हैं और दिमाग में उनके कुछ और रहता है। तो ये नाराजगी की वजह क्या है फिर? नाराजगी की वजह ये है कि देखिए, एक तो कसरौल कांड हुआ था, उसमें एक इटावा का लड़का जो है, ये ट्रेन रोक दी गई थी। अच्छा। आंदोलन हो रहा था हमारे समाज का, कसरौल कांड के नाम से वो बड़ा फेमस आंदोलन है। जी। मैं आपको बताता हूँ, कसरौल कांड में संजय निषाद के लोगों ने मिलकर जो है ट्रैक रोक पे भीड़ कर दिया और रेल रुक गया। उसमें गोली चलती है। अच्छा। और एक अखिलेश निषाद नाम का लड़का इटावा का मारा जाता है। बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहता है वो। गोली चलाने वाले कौन लोग? अब मैं उस बात पर आ रहा हूँ। उस समय जो है इंक्वायरी होती है, गोली पुलिस वाले से चलती है कि गोली किसी अन्य व्यक्ति से चलती है। आज तक इस चीज से पर्दा नहीं हट पाया। उसके बाद जब कोर्ट में इस बंदे को पेश किया जाता है, संजय निषाद को जब कोर्ट में लाया जाता है, इनके ऊपर जब केस होता है, एक कोर्ट में जाके एफिडेविट देता है आदमी। ये एफिडेविट क्या देता है कि मेरा उस आंदोलन से कोई भी लेना देना नहीं है,
मैं तो घर से जा रहा था लखनऊ अपने आप को दिखाने के लिए, हॉस्पिटल जा रहा था जी। और हमारी बिरादरी के लोग वहाँ खड़े थे, भीड़ देखकर मैं रुक गया। ये बकायदा आदमी कोर्ट में एफिडेविट दिया हुआ हलफनामा है। है। हाँ, हलफनामा है कानून उनका। के पचड़ों से बचने के लिए इन्होंने अपने समाज से धोखा कर दिया, ऐसा समाज यस यस यस, उसमें 29-30 लोगों को सजा हो गई, 6-6 महीने साल भर लोग जेल में रहे। जी। और ये आदमी भी जेल में गया, लेकिन ये छूट के चला आया। अच्छा, किनारा और कर लिया। नहीं, और उन लोगों से सबसे जो है किनारा कर लिया ये आदमी। तो कहीं ना कहीं जो आदमी मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी की हत्या करा दे, राजनीति चमकाने के लिए किसी भी बड़ी घटना से अपना हाथ खाली कर ले कि नहीं हम जिम्मेदारी नहीं तो लेते वो वाली हैं। बात होगी, लोगों को आगे करके खुद पीछे हट गए। इसीलिए तो आप ये देखिए, आप संजय निषाद के साथ हमारी समाज का कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं काम करता है। जी। कोई भी इंटेलेक्चुअल क्लास पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है संजय निषाद के साथ कोई पार्टी में नहीं है। मेरे घर संजय निषाद बहुत बार आए और हमको भी बहुत बार वो बोले कि नहीं आप पार्टी में आइए, लेकिन उनके सिद्धांत, मेरा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन उनके कार्य करने की क्या मानते शैली। हैं आपके निषाद समाज पार्टी से ज्यादा सुभाषपा में लोग हैं समाज के? हाँ, बहुत सारे लोग सपा में हैं, बसपा में हैं और सुभाषपा में हैं, कांग्रेस में हैं, बीजेपी में भी हैं, पार्टी में हमारे कम्युनिटी के लोग बहुत सारे लोग हैं। संजय निषाद के साथ है कौन? कोई भी नहीं है। और आज के डेट में अब संजय निषाद और ये सब सब्जेक्ट ही खत्म हो गया। अभी आज के समय में हमारे कम्युनिटी में उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, इन तीनों प्रदेशों में एक व्यक्ति सर्वमान्य नेता बन चुके हैं, वो है सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी। चलिए, आप बिहार का ही चुनाव है, बिहार पे ही चर्चा कर लेते हैं आपसे। बिहार पे एक सवाल ये भी उठता है, जिस तरीके से मुकेश सहनी वहाँ पर हैं, आप कह रहे हैं एनडीए से उनका नाता टूट चुका है, इंडिया अलायंस में भी शायद वो आ चुके हैं। हाँ, अलायंस में हम पिछला इलेक्शन लड़े हैं। इंडिया अलायंस के साथ में है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आप ही के समाज के हैं जीतन राम मांझी। हाँ, तो समाज फिर कहाँ जाएगा? समाज हरी साहनी है, जीतन राम मांझी हैं, ये लोग हैं। फिर बहुजन समाज से चिराग पासवान भी हैं। देखिए बात क्या है, बात ये है, पार्टी जैसे समाज की बात करता कौन है? आप अगर हैं या हम हैं, समाज हमारे या आपके साथ क्यों आएगा? वो तब आएगा जब हम उसके हक और अधिकार की बात करें, समाज के हितों की जो बात करेगा, हम उसके हित की बात करें, उसके अधिकार की बात करें, उसके लिए स्वास्थ्य के लिए लड़ाई लड़ें, उसकी रोजगार की लड़ाई हम लड़ें, उसके बिजली पानी सड़क की लड़ाई हम लड़ें। मेन मुद्दा तो यही है ना। हम चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, अगर हम अपनी कम्युनिटी के लोगों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनकी रोजगार की हम नहीं बात कर सकते, उनकी एजुकेशन की बात नहीं कर सकते, तो हमारे साथ कोई भी समाज के हम हैं जुड़ेगा ही नहीं समाज। आज मुकेश सहनी जी के साथ समाज क्यों है? वो भी एक जिले और एक स्टेट नहीं, 3-3 स्टेट का समाज है। उसका कारण ये है कि मुकेश सहनी जी का स्टैंड जो पहले दिन था वही स्टैंड आज भी है। उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन हमको चाहिए तो चाहिए, लेकिन स्टैंड बीच में बदल भी तो गया। नहीं, स्टैंड उन्होंने कभी नहीं बदला। एनडीए के साथ थे, एनडीए के साथ जाने का मतलब ये था, एनडीए के साथ जाने का मतलब ये था कि अब आपने मेरे से कहा कि आप मेरे साथ आइए, हम आपकी बात करेंगे, और आप मेरे साथ नहीं आए। बिहार में सरकार में रहते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश में उसी सरकार के खिलाफ 102 लोगों का पर्चा भरवाया और 52 लोग चुनाव लड़े। और 52 लोग जो 52 लोग चुनाव लड़ रहे थे, और जहां जहां उन्होंने हर जगह यह बात बोला था कि हमको बीजेपी को हराना है। जहां से बीजेपी को, जो हम 52 जगह चुनाव लड़े और हर जगह हम लोगों ने 5,000 10,000 वोट लाया, 25 हज़ार वोट आया है हमारे कैंडिडेट का, 10,000 वोट आया है, 15,000 वोट आया है। आगामी विधानसभा चुनाव जो है बिहार में, तो क्या इंडिया अलायंस के साथ में रहेंगे, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे? हाँ, हमारी पार्टी अभी तेजस्वी जी के साथ हैं, इंडिया अलायंस में हम लोग अपना समझौता है हम लोगों का। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों को 2024 में 3 सीटें मिली थी, और इस बार जो है हमारी डिमांड है 60 सीट पर। और अभी मैं बता दूं आपको कि मंत्री जी का विजन बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को वहां से हराना है और सरकार बदलनी है बिहार में। चलिए, तो सरकार बदलने की बात हो गई, लेकिन सहनी जी अभी हाल फिलहाल में देश के अंदर एक माहौल ऐसा चल रहा है कि हमें पुराने समय की याद आ जाती है। बैंडिट क्वीन एक मूवी भी बनी, फूलन देवी, उनकी याद आ जाती है कि आखिर एक बड़ा तबका समाज का जो अपने आप को ऊंची जाति का कहता है, आखिर बहुजनों के ऊपर इतना उत्पीड़न और इतनी प्रताड़ना क्यों बढ़ती जा रही है? और बहुजन समाज का ऐसा कौन सा नेता होगा जो आगे आएगा और इस प्रताड़ना के, इस उत्पीड़न के खिलाफ समाज के साथ खड़ा होगा? देखिए, इसके लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है,
और न कोई एक व्यक्ति आगे आकर इस व्यवस्था को बदल सकता है। इस व्यवस्था को अगर बदलना, मैंने फूलन देवी का जिक्र हाँ इसीलिए मैं बता किया रहा हूँ, कि इस अकेली व्यवस्था लेडी थी। वो लेडीज मैं उनको सल्यूट करता हूँ जी कि जितना टॉर्चर और जितनी उत्पीड़न और जितना अत्याचार उन्होंने सहा, उसके बाद भी साहस करके और आके और रिवेंज के मोड में आना और उसको पूरा करना, अपने बदले को पूरा करना, बिल्कुल। ये एक एग्जाम्पल है। और नो डाउट जब भी कोई देश में ऐसी और उस घटना समय तो होती कोई है, संसाधन भी इतने ज्यादा नहीं थे, हाँ, राजनीतिक इतिहास भी आप उस समय कहीं से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो उनके अपने विल पावर और जिल और जोश की बात थी, उनके आत्मविश्वास की बात थी, उनके स्वाभिमान की बात थी, उनके सम्मान की बात थी। और ये अपने आप में एक बहुत मजबूत बात है कि एक अनपढ़, तो सहानी जी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उस समय तो एक समाज की बेटी के ऊपर अत्याचार हुआ था, आज तो समाज की हजारों बेटियों के साथ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, अब जैसे हर व्यक्ति जो है कांसीराम नहीं हो सकता है, हर लड़की फूलन भी नहीं हो सकती है। और जो चीज़ें, पहली बात तो जो भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं समाज में, मैं मतलब इस प्लेटफॉर्म से और अपनी पार्टी के तरफ से और खुद मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं कि कोई भी ऐसा कृत्य करता है और दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो ये लेकिन होती नहीं है। आप मुजफ्फरपुर की घटना देखिए, 9 साल की मासूम बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो गई, तो समाज के नेताओं को तो बिल्कुल आगे ये घटनाएं क्यों रिपीट होती हैं? ये घटनाएं करने का साहस लोगों में क्यों आता है जी? आप एक चीज सोचिए, एक इंसान, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। एक इंसान जब गांव से शहर में आता है तो वो मेन सड़क पर नहीं चलता है, सड़क के किनारे चलता है। वही इंसान छोटे शहर से जब बड़े शहर में आता है तो वो सड़क यातायात के नियम को पालन करता है। वही इंसान अगर दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आता है तो फिर वो और ज़्यादा यातायात के नियम को लेके स्ट्रिक्ट हो जाता है। और वही इंसान जब विदेश में चला जाता है, भले ही मजदूरी करने जाए, तो वो सारे नियम कानून को पालन करता है। इंसान वही है, केवल स्थान बदल रहा है। हमारे कहने का मतलब क्या है, मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, जब तक सरकार ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को हीरो बनाती रहेगी, जब सरकार ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ फ्लेक्सिबल होती रहेगी और उनको जो है हीरो बनाकर प्रस्तुत करती रहेगी, उनको लोग अपना आइडियल मानने लगेंगे, तब तक ऐसे अत्याचार नहीं रुकेंगे। आप देखिए, अभी साउथ की एक घटना है, कर्नाटका की या कहाँ की, 4-5 दिन पहले की बात है जी। जो लड़का रेप किया था उसको बेल मिला, और बेल मिला तो वो रोड शो करते हुए कार का सनरूफ खोल के माला पहन के घर जा रहा है, 100 गाड़ियों का काफिला लेके जा रहा है। देश के अंदर जो एक्सप्रेस कांड हुआ, एक्सप्रेस वे का, अब देखिए वहां वो बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं जी, उनको भाई मतलब रोड पर ऐसा कृत्य कर रहे हैं, और ऐसा काम करने वाले लोग हैं कौन, ये बताइए। अच्छा, एक और मेरे बीच में बात याद आ जाती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश में ही रैली को संबोधित करने के लिए गए थे। हाँ। और मंच पर विजय शाह मौजूद थे। हाँ। जगदीश देवड़ा मौजूद थे। हाँ। और दोनों व्यक्तियों ने इस देश की अभिमान, आन बान शान, यानी हमारे देश की शौर्य, हमारे देश की सेना का अपमान। तो अब बताइए, किस मीडिया ने इस बात को उठाया? किस मीडिया ने, कौन व्यक्ति इस बात को उठाया? किसी ने उठाया। और मोदी जी को खुद ये सोचना चाहिए कि मैं एज ए पीएम रिप्रेजेंट करता हूँ, इंडिया का पीएम हूँ मैं, और इनके जो काम हैं उस काम से मतलब उनके घर वाले उनसे न संबंध रखें, उनसे पीछा छुड़ाएं। राजनीति में क्या इतनी मजबूरी है भाई? क्यों इतनी आप देखिए, कुलदीप सेंगर उत्तर प्रदेश के एक नेता थे, ब्रजभूषण शरण सिंह को देखिए, उनको भी पास्को से जो है निजात मिल गई है, बेल मिल गई है। जब ऐसे लोग, और जब जो ये सरकार है, जब तक ऐसे लोगों को अपना हीरो बनाएगी और रोल मॉडल बनाएंगे लोग, और ऐसे लोगों के साथ सरकार जब तक सख्ती से पेश नहीं आएगी, तब जो है ऐसे कृत्य होंगे। जो बिहार की घटना आप बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर वाली घटना जी, मुजफ्फरपुर में लड़की के साथ रेप होता है और उसके दादाजी के मुंह में पिस्टल लगा के, और वो ये बोलते हैं सब कि अगर तुम एफआईआर वापस नहीं लोगे तो सबको गोली मार दी जाएगी। बताइए, इतना बड़ा दुस्साहस।
और ये लोग किस जंगल राज की बात करते हैं? सुशासन नहीं, कुशासन हुआ है तो बताइए। उस और लोग बोलते हैं कि फला मुख्यमंत्री थे तो जंगल राज था, फला मुख्यमंत्री थे तो शासन लॉ एंड ऑर्डर जीरो था। ये कौन सा भाई, ये क्या है लॉ सुशासन एंड तो ऑर्डर? है ही नहीं, ये तो कुशासन है। ये कहाँ से सुशासन हुआ? तो आपकी पार्टी अभी चुनाव में उतरेगी, हाँ बिल्कुल। क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं समाज के लिए? देखिए, एक तरह से हम लोग अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के सभी सदस्य बैठे हुए थे। जी। चंपारण में हम लोग बैठे हुए थे, गांधी जी के आंदोलन की धरती चंपारण। बिल्कुल। उसमें चंपारण का जिक्र बहुत कर रहे हैं मोदी जी हाँ हाँ रैली के दौरान। हाँ। तो सबको कहीं ना कहीं जो महापुरुष है उनकी जो कर्म भूमि है वहीं पर जाना है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि बीजेपी पूरी एक्सपोज हो चुकी है जी। अभी आप देखे होंगे कि पटना में रोड शो इन्होंने मोदी जी किया है। अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उस क्वेश्चन से मैं हट गया जी। अभी ये पटना में रोड शो किए हैं, आप देखे कभी निकल के ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए? इनकी तो मतलब एक मतलब स्टाइल रहती है, ये से स्टाइल रहता है। न तो ये गाड़ी से निकले हैं, न तो किसी को नमस्ते किए, क्योंकि लोग ही नहीं थे, भीड़ ही नहीं थी। जाएगा कौन इनको देखने के लिए? और क्या आप कहोगे, क्या आपके पास सब्जेक्ट है कहने के लिए? अच्छा, जनता के मन में एक सवाल बड़ा उठता है नीतीश बाबू को लेकर कि हाल ही दिनों में नीतीश बाबू की जो हरकतें हैं वो बड़ी अटपटी नजर आ रही है लोगों को। एक आईएएस के सर पे गमला रख देना, हाँ उस दिन वो राष्ट्रगान के दौरान चल देना, किसी को हाय कर देना, किसी की तरफ को मुंह अजीब सा बना देना, ये सब घटनाएं हैं जो बिल्कुल एकदम लोगों को अजीब सी नजर आ रही है। देखिए, नीतीश जी का क्या मानते हैं? नीतीश जी के साथ एक दिक्कत है। नीतीश जी का स्वास्थ्य जो है जी, एक्चुअल में जो है, आप खुद भी देख रहे हो, ये सामान्य हरकत तो है नहीं। बिल्कुल। मतलब किसी कोई अधिकारी आपको गुलदस्ता लेके आ रहा है तो आप उसके सर पे गमला रख दे रहे हैं, अचानक से आप किसी को पकड़ के घुमा दे रहे हैं जी। तो ये सामान्य घटना नहीं है। तो नीतीश जी के साथ स्वास्थ्य का इशू तो है। आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य का इशू है, तो ये इशू है या कर दिया गया है? अब देखिए, ये सब अंदर की बातें मेरे को इतनी नहीं पता है, लेकिन अगर नीतीश जी के पास नीतीश जी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो उनको उस चीज से लोग सवाल उठाते हैं कि तबीयत खराब नहीं है, खराब कर दी गई, उस चीज से बाहर आना चाहिए। तो देखिए, नीतीश जी बड़े खिलाड़ी आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है, पुराने नेता हैं और समाज को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। बहुत चीजें बिहार में, बहुत सारी चीजें लालू जी ने और नीतीश जी ने, ये लोगों ने बिहार में बहुत बदलाव लाया है। लालू जी को तो कोस रहे हैं मोदी जी जाकर के, इन्होंने तो बिल्कुल एकदम रेल तक में भी घोटाला किया है। तो कोसेंगे ही, सीधी सी बात है। जिस व्यक्ति से उनको मेन कंपटीशन मिल रहा है वहाँ भाई आरजेडी ही तो कंपटीशन बीजेपी को दे रही है जी। बीजेपी की इतनी औकात नहीं है कि कोई फेस बना दे कि हाँ आप क्यों नहीं बीजेपी अपना चेहरा क्लियर कर रही है कि किसके साथ चुनाव लड़ेंगे वो लोग। बीजेपी का आपने जिक्र किया, मुझे एक बात और याद आ जाती है आप ही की पार्टी के। जब आपके 4 विधायक वहां से जीते थे तो वो चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर गए, आपके बचे ही नहीं। उन लोगों को खरीद लिया गया, उन लोगों को खरीदा गया। हमारे नेता सन्ना मुकेश सहनी जी से मंत्रालय छीन लिया गया। देखिए, मंत्रालय छीन लेना, विधायक को खरीद लेना, मैं वही बता रहा हूँ ना, मतलब विधायक आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे समाज का कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सन्ना मुकेश सहनी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सरकार में रहते हुए सरकार की बगावत करे कि नहीं मुझे ये दो आप। बिल्कुल, ये हमारे समाज के लिए चाहिए, ये जरूरत है। बिहार में सरकार में थे और उत्तर प्रदेश में उसी सरकार के खिलाफ बगावत कर रहे थे कि अगर रिजर्वेशन आप नहीं देंगे तो हम किसी भी कीमत पर आपको रिजर्वेशन की मांग है। देखिए, हम लोग परसेंट की बात नहीं है, बात ये है कि हम लोग सिंपली ये चाहते हैं, पहली बात तो जो रिजर्वेशन का दायरा है उसको बदलना चाहिए क्योंकि ये बहुत पुराना स्कीम है। लेकिन दूसरी चीज, एक सेकेंड, रिजर्वेशन अगर बदलवाना होगा तो अपने विधायकों को भी तो मजबूत रखना होगा। आपके विधायक तो चले गए तो फिर कहाँ से रिजर्वेशन? देखिए, ये आपको मैं बताता हूँ, ये हर दल के साथ होता है और होता रहा है। लेकिन आप इल्जाम लगा रहे हैं खरीद फरोख्त का। हाँ बिल्कुल, सोचिए, आप कैमरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये तो सच्चाई है भाई। आप एक चीज बताइए, अगर मेरा विधायक, मेरी पार्टी का विधायक किसी पार्टी में जाकर शामिल हो रहा है तो निश्चित रूप से उसको कोई लालच होगा, तो तभी तो पद का लालच हो या पैसे का लालच हो, और दोनों ही सूरत में उसको एक तरह से व्यापार ही कहेंगे, खरीद फरोख्त ही कहेंगे। बिल्कुल। अगर वो हमारे पार्टी से निकल के अपोजिशन में जाके खड़ा हो जाता तो मेरे को समझ में आता है कि नहीं ठीक है, हमारी सिद्धांतों से उसको प्रॉब्लम थी,
लेकिन ऐसा तो उसने किया नहीं, वो जाकर गवर्नमेंट में शामिल हो रहा है। रातों रात विचारधारा कैसे बदल सकती है? तो वही चीज़ है ना, अभी देखिए क्या क्या चीज़ें महाराष्ट्र में हो रही हैं। जी। तो ये देखिए केवल हमारी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के साथ ये सर्कमस्टेंसेज नहीं हुआ है, ये सर्कमस्टेंसेज तो समाजवादी पार्टी के साथ भी हुआ है, बसपा के साथ भी हुआ है, कांग्रेस के साथ भी हुआ है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे ना बिहार मध्य प्रदेश के, जी। सोचिए क्या हुआ, जो उनके कद्दावर नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया आज जाके सामने वाली कुर्सी पे बैठ गए। तो ये सब पार्टियों के साथ होता है। और ये ऐसे जो स्वार्थी पॉलिटिशियन जब तक रहेंगे, जिनकी खुद की कोई आइडियोलॉजी नहीं होगी, केवल पैसे के दम पर जो लोग चुनाव लड़ते हैं और उनको उनकी मन में सिर्फ लालच ही घूमता है, खुद का स्वार्थ घूमता है, जब तक ऐसे लोग रहेंगे तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी। बिल्कुल। इसी के लिए विचारधारा की ज़रूरत यहीं से पड़ती है, क्योंकि आज के डेट में हम किसी को बांध नहीं सकते हैं। सिर्फ अगर किसी को हम बांध सकते हैं तो अपनी आइडियोलॉजी से बांध सकते हैं। और जिसके मन में भी, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, जिसके मन में भी ऐसा भाव है कि राजनीति में हम आएंगे तो हम जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, उसके बाद हमको जो करना होगा हम करेंगे जी। ये भी एक बेसिक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी पर जब तक काम नहीं होगा और इस आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग जब तक पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो तब समाज तक का विकास समाज का विकास और राजनीति का स्वस्थ राजनीति भी नहीं हो सकती, संभव नहीं हो सकती। यस। चलिए, बातचीत का सिलसिला आपसे जारी रहेगा। और समाज को बदलने के लिए सबसे पहले अपना बदलाव ज़रूरी होता है, और अपने बदलाव के साथ साथ अपने सगे संबंधियों का बदलाव, फिर उसके बाद अपने समाज का बदलाव, तभी देश का बदलाव हो सकता है। इन्हीं लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। बातों का सिलसिला साहनी साहब के साथ लगातार जारी रहेगा। बिहार चुनाव है, बीच बीच में मिलते रहेंगे। सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नज़रें बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, और कश्ती बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाएं बदलो किनारे बदल जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संतोष साहनी, जो कि विकासशील इंसान पार्टी की क़यादत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यूथ के। और इनके साथ मुकेश साहनी जी लगातार मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग में कार्यरत रहे हैं और अपने समाज की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।